वेलकम बैक। अप्लाइड मैकेनिक्स का ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे फ्रिक्शन। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, जिसमें कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन है वो आराम से आंसर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन होता क्या? सबसे पहले तो जैसे कि ये कोई सरफेस है, और इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये है, और यहाँ पर ये जैसे कि कोई ब्लॉक रखा हुआ है। मान लिया कि इस ब्लॉक का वेट मास है 1 kg, इसका वेट हो गया 10 न्यूटन। आपको इसको यहां से खिसकाना है। क्या होगा? आप इसमें अभी ये रखा हुआ है, तो इसमें हॉरिजॉन्टली अभी कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, वर्टिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज है वो एक्ट कर रही है। अब अगर आप यहाँ पर एक 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हो और आप देखोगे कि ये थोड़ा सा फोर्स लगाने से ब्लॉक आगे नहीं खिसका है, तो ये आगे क्यों नहीं जा रहा है? आइडियली तो ये जाना चाहिए अगर हॉरिजॉन्टली कोई दूसरा फोर्स नहीं है। इट मीन्स कोई ना कोई दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो इसको नेग्लेक्ट कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है। अब वो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा होगा? वो हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है फ्रिक्शन। तो पहली बात, फ्रिक्शन एक्ट करेगा जो आपकी मोशन कराने की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर जब स्लाइड करती हैं, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और ये जो जिस डायरेक्शन में आप मूव करवाना चाह रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। पहली बात। दूसरी बात, इसका मैग्नीट्यूड कैसे वेरी करता है? आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, नहीं ये ब्लॉक यहां से हिला। 2 न्यूटन का लगाया, फिर भी नहीं हिला। मान लिया 5 न्यूटन का लगाया, तब भी नहीं हिला। तो फ्रिक्शन फोर्स जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ता ही जा रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, जब तक ये मूव करना स्टार्ट ना कर दे। अब कभी कभी ये सिंपल सी चीज है, इस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट्स ऐसे मिस्टेक कर देते हैं कि फोर्स लगता है वो जैसे 6 न्यूटन पे ये हिल रहा है, तो 6 न्यूटन ही हमेशा लग रहा होगा। तो आप खुद सोचो, आपने जब 1 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लगाया, तो ये 6 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा होता उस टाइम भी, तो ये पीछे नहीं खिसक जाती ये चीज। तो ऐसा कभी हुआ है कि आप ऑब्जेक्ट को आगे खींच रहे हो और वो पीछे चला जाए फ्रिक्शन के कारण? नहीं होता ना ऐसा। तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को एडजस्ट करता है, जैसे जैसे आप अपना फोर्स बढ़ाते जा रहे हो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाता है। अब एक चीज आपने कभी फील करी हो, नहीं भी करी है तो आपको समझ आ जाएगा। क्या होगा? जैसे कि आप इसको खिसका रहे हो, 6 न्यूटन पे ये मूव कर गया, 6 न्यूटन पे मूव कर गया, और इनिशियली आपको इसको मूव करवाने में जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो ज्यादा होगा, उसके बाद में भी फ्रिक्शन लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार स्टार्ट करने के लिए ही फ्रिक्शन लग रहा है, स्टार्ट करने में ही फ्रिक्शन ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, आपको एक्ट कर रहा है। स्टार्ट होने के बाद जब ये मूव कर रहा होगा तो भी कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन लग रहा होगा, और वो फ्रिक्शन इस 6 न्यूटन से कम होगा। यानी कोई रेस्ट पे है, उसको आपको जस्ट मूव करवाना है, उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है जब तक बॉडी रेस्ट पे है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कैसे होता है? इंक्रीज होते रहता है, एक पॉइंट पे जाके पीक पे पहुंचता है, और उसके बाद बॉडी मूव हो जाती है। अब 6 न्यूटन पर अगर बॉडी मूव करी है, तो फॉर एग्जाम्पल 5.5 न्यूटन या 5.9 न्यूटन, इतना ही फोर्स आपको चाहिए, रिक्वायर्ड है उसको मूव करवाते रहने के लिए। अब इसको अगर हम अभी जो डिस्कशन किया उसको अगर ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो कैसे आएगा कि ये P है जो पुल करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे वो, और ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो स्टार्टिंग में फोर्स 0 था पुल करने वाला जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा था, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी 0 था। उसके बाद जैसे जैसे हम ये फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जाके ये पीक पे मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा है, और उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो पीक पॉइंट है यहीं से मोशन स्टार्ट होता है। जब तक इसके इक्वल आपका पुल करने वाला फोर्स नहीं पहुंचेगा, मोशन नहीं होगा ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद ये इस तरीके से डिप होता है। यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन कब एक्ट कर रहा होगा? जस्ट अबाउट टू स्टार्ट हो मोशन, और इस टाइम पर जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उसको बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आपने म्यू की वैल्यू देखी होगी काफी जगह, तो वो होती है, वो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल म्यू की वैल्यू है 0.2, और आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो है 10 न्यूटन का, तो इस केस में अब आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव कराने के लिए? दैट विल बी 10 इंटू 0.2, यानी 2 किलो न्यूटन, 2 न्यूटन।
तो इस तरीके से ये वेरी करता है फ्रिक्शन फोर्स। स्टार्टिंग में जब तक मोशन नहीं हो रहा है, बॉडी स्टैटिक है, तो हम इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, जो इस रेंज में फ्रिक्शन है। और उसके बाद यहाँ वाला जो है ये है डायनेमिक फ्रिक्शन। अब काफी जगह हम कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से देखते हैं। आगे लिमिटिंग फ्रिक्शन को हमने देख ही लिया यहाँ पर कि ये वैल्यू होती है मैक्सिमम होती है। अब कुछ फ्रिक्शन को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं। एक की दो ड्राई ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल देखा, एक ब्लॉक रखा हुआ है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो वहां पर जो हम फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं, मोशन हो रहा है, वो ड्राई फ्रिक्शन का केस है। एक होता है जहां पर फ्लूइड प्रेजेंट हो, जहां पर कोई लिक्विड प्रेजेंट है और वहां पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहे होते हैं, वो होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। अब ड्राई फ्रिक्शन के कुछ लॉ हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी बार आपको ऐसा लग रहा होता है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा लगेगा, और फ्रिक्शन सरफेस पे पूरी पे लग भी रहा होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है। उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है जो नॉर्मल फोर्स है उस पे। जैसे अभी हमने ये जो देखा, ये 10 न्यूटन इसका वेट है, तो इसमें क्या होगा, ये जो सरफेस है इस पर ये बॉडी 10 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है, और ये जो सरफेस है ये इस बॉडी पे 10 न्यूटन का एक अपवर्ड फोर्स लगा रही है। सरफेस है ये बॉडी पे लगा रही है, वो है नॉर्मल, उसको म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे ये एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। ये मैक्सिमम वाली वैल्यू है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अगर पुल वाला फोर्स जो है वो इससे कम हुआ तो उस केस में फिर फ्रिक्शन फोर्स भी कम एक्ट कर रहा होगा। अब यहाँ पर ये एरिया पे कहीं भी डिपेंड नहीं कर रहा है, आपको दिख रहा है, जितनी ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, लाइट होगा तो कम होगा। बट सरफेस एरिया जो कॉन्टेक्ट वाला है, ये वाला सरफेस एरिया यहाँ वाला बढ़ाने घटाने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेकंड है कि टोटल फ्रिक्शन जो डेवलप होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ये F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। टाइम ऑफ इम्पेंडिंग मोशन यानी मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, और जब ये स्टार्ट हो जाता है मोशन, उसके बाद के म्यू को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पर जैसे हमने ये एक बॉडी ली जो यहाँ पर रेस्ट कर रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इस पे हमने अगर P इस डायरेक्शन में लगाया तो हमारा F फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। मैक्सिमम जब ये अबाउट टू स्टार्ट होगा मोशन, तो F इक्वल होगा म्यू एन के, इस पर अपवर्ड लग रहा होगा N, तो ये N और म्यू एन का हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। दो परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इनका रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं इस तरीके से आएगा, और रिजल्टेंट यहाँ पर R के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज फाई। अब यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर करते हुए, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये N है नॉर्मल फोर्स, ये म्यू एन है, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि 10 फाई विल बी इक्वल टू F अपॉन एन। F मेरा म्यू एन के इक्वल है, N से N कैंसिल हो जाएगा, तो 10 फाई इज इक्वल टू म्यू। तो यहां से आप रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाएगा वो डायरेक्टली म्यू से निकाल सकते हो, या फिर कहीं पर आपको ऐसी कंडीशन पता है कि अभी जो फोर्सेस लग रहे हैं वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, और अभी फोर्स को थोड़ा सा P वाले को बढ़ाते ही मोशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में फिर आप वहां पे फाई निकाल के म्यू निकाल सकते हो। म्यू यहाँ पर फ्रिक्शन फैक्टर है जो कि रिलेटेड होता है जो सरफेस है वो कितनी रफ है या स्मूथ है इससे। जैसे कि बहुत ही ज्यादा सरफेस स्मूथ हुई दोनों ही, तो उस केस में फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू काफी कम हो जाएगी, और अगर बहुत ही ज्यादा रफ है तो म्यू की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अब ये तो था सिंपल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ये। अब अगर हम ऐसा केस लें कि एक इंक्लाइंड सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसमें कैसे कैसे फोर्स एक्ट कर रहे होंगे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, ये फाई है, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब कहीं पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है तो आप म्यू निकाल सकते हो। जब तक जिस सरफेस पे हम ऑब्जेक्ट को रख रहे थे वो हॉरिजॉन्टल थी, तब तक ऐसा तो कभी नहीं होता कि ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली स्लाइड करने लग जाए। बट अगर वो स्लोप पे रखी हुई है, तो काफी बार आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा स्लोप है, वहां पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा और वो नीचे स्लाइड करके चला जाएगा। ऐसा वहां पर क्यों होता है, क्योंकि वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका एक कंपोनेंट उस सरफेस के अलोंग आएगा, जो इंक्लाइंड सरफेस है उसके अलोंग, और वो उसको नीचे स्लाइड कराना चाहेगा।
तो अगर स्लोप कम है तो फ्रिक्शन फोर्स उसको रेजिस्ट कर देगा, जैसे कि हॉरिजॉन्टल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे जैसे हम स्लोप को बढ़ाते जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन फ्रिक्शन फैक्टर म्यू, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि स्लोप पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टेबल नहीं होंगे। एक डायग्राम की हेल्प से हम इसको देखते हैं। जैसे कि ये इंक्लाइंड सरफेस है, ये एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये है फाई। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ये डब्ल्यू एक्ट कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसके कंपोनेंट लेने में। आपको इसको इस इंक्लाइंड सरफेस के अलोंग और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेने हैं, क्योंकि F इज इक्वल टू म्यू एन में एन जो होता है वो नॉर्मल फोर्स होता है, सरफेस के नॉर्मल जो एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सी चीज ध्यान ये रखनी है कंपोनेंट लेने के लिए कि दो लाइंस के बीच का अगर एंगल फाई है तो उनके परपेंडिकुलर दो लाइंस होंगी, उनके बीच का एंगल भी फाई होगा। जैसे कि ये एंगल यहाँ पर फाई है, इसके परपेंडिकुलर आपका डब्ल्यू है और इसके परपेंडिकुलर आपका ये नॉर्मल जा रहा है, ये नॉर्मल है, तो इनका बीच का ये वाला एंगल फाई हो गया। अब तो आप इजीली कर सकते हो, जिधर एंगल फाई बना रहा है उधर डब्ल्यू कोस फाई हो जाएगा, दूसरी साइड में डब्ल्यू साइन फाई हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? एक तो फोर्स यहाँ पर सरफेस के अलोंग डब्ल्यू साइन फाई लग रहा है, एफ इज इक्वल टू होता है म्यू एन, एन कितना है आपका डब्ल्यू कोस फाई जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो यहाँ पर म्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे डब्ल्यू कोस फाई से। अब अगर डब्ल्यू साइन फाई है उसकी वैल्यू म्यू कोस फाई से कम है, तब तक तो इस स्लोप पे रखे गए ऑब्जेक्ट्स स्लाइड नहीं करेंगे। और जब डब्ल्यू साइन फाई ग्रेटर हो जाएगा, जब डब्ल्यू साइन फाई ग्रेटर हो जाएगा म्यू कोस फाई से, म्यू डब्ल्यू कोस फाई से, तो उस केस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड करने लग जाएंगे। यहाँ पर रखे हुए ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर नहीं टिकेंगे, स्टेबल नहीं होंगे। अब यहाँ पर इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या होगा, इनिशियली आपने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है इस वाली सरफेस को, ओ ए जो सरफेस है इनिशियली ये इस तरीके से थी ओ ए, तब तक तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई भी रख रहे हो आप स्टेबल ही है, इक्विलिब्रियम में ही है, स्टैटिक ही है। जैसे जैसे आप इसको ऊपर की तरफ ले जाते जा रहे हो, एक पॉइंट पे जाके ऐसे होगा कि ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। किस एंगल पे ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगा वो डिपेंड करेगा, इस डायग्राम पे देखे पता चल रहा होगा आप म्यू पे। म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा मिलेगा और उतने ही ज्यादा एंगल पे ये स्टैटिक पोजीशन में रहेगा, मोशन में नहीं आएगा ये ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे उनसे आपका और क्लियर हो जाएगा। अभी आपको बस ये डायग्राम माइंड में होना चाहिए। डायग्राम में आपको डब्ल्यू हमेशा पता ही होता है कि डाउनवर्ड है, इसके कंपोनेंट ले लोगे। अब यहाँ पर डब्ल्यू साइन फाई इसको इधर मूव करवाना चाह रहा है, तो ये एफ इधर लग रहा है। अगर यहाँ पे दूसरा एफ है, ये इधर की साइड भी लग सकता है अगर आप इसको धक्का दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू साइन फाई इसको नीचे की तरफ ले जाना चाह रहा है, आप ज्यादा फोर्स लगा के इसको ऊपर भेजना चाह रहे हो, तो डब्ल्यू साइन फाई है ये इधर आ जाएगा। ये बहुत एक आपको अलर्ट रहने वाली चीज है यहाँ पर कि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन है वो कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती है। अगर आप इसको एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा के ऐसे पुश करने लग जाओगे ना, ये इधर से चेंज होके डब्ल्यू साइन फाई की साइड हो जाएगा, इसी के डायरेक्शन में आ जाएगा। इस पे हमें आगे क्वेश्चन करेंगे। अब डब्ल्यू साइन फाई और म्यू डब्ल्यू कोस फाई जब इक्वल हो गए तो उस केस में क्या हो गया कि आप बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, तो उस केस में म्यू इज इक्वल टू टेन फाई है। तो ये जो यहाँ पे स्लोप आ रहा है, जिस स्लोप पे मैक्सिमम जो स्लोप जिस पर की ऑब्जेक्ट्स रखे हुए स्टेबल है, मूव नहीं कर रहे हैं, वो स्लोप म्यू पे डिपेंड करेगा और वो इस तरीके से रिलेटेड होगा। तो ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो हमने यहाँ पे देखा वही कंडीशन जो इक्वेशन बन रही है वो यहाँ पे बन रही है, टेन फाई इज इक्वल टू म्यू। अब यहाँ पर एक टर्म और आ जाती है एंगल ऑफ रिपोज। ये आपने सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा और इसमें भी पढ़ा होगा। आप स्लोप को बढ़ाते जा रहे हो, हॉरिजॉन्टल से इसको ऊपर उठाते जा रहे हो, ओ ए सरफेस को बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब डब्ल्यू साइन फाई जो ये वाला फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू म्यू डब्ल्यू कोस फाई के। उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लग जाएगा, उसी एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज। तो एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग है, बट है ये भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही, क्योंकि किस स्लोप पे ये स्लाइड करने लग जाएगा जब टेन फाई की इक्वल वैल्यू म्यू के इक्वल होगी, क्योंकि ये कंडीशन तो तभी सेटिस्फाई होगी जब टेन फाई इज इक्वल टू म्यू आएगा।
कोस को इधर लाएंगे और tan phi इक्वल टू म्यू आ जाएगा, हमारे पास। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो हम देख लेते हैं। अपोजिट होगा डायरेक्शन जो फ्रिक्शन का होगा, हमेशा किया हमने डिस्कस। जो भी फोर्स लग रहा है उसमें क्या होगा, म्यू एन होगा, जो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, जो नॉर्मल और रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन का और एन का, जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अब अगर कहीं पर दो बॉडी हैं, जैसे यहाँ पे ए और बी दो बॉडी हैं और इस तरीके से है ये कि दोनों ही मोशन में है, ये इधर जा रही है, ये इधर हमने फोर्स लगा के इधर जा रहे, दोनों ही अगर मोशन में है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों ही बॉडीज पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा और अलग अलग डायरेक्शन में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि इस एक को आप देखो, एक इधर जा रहा है, एक की वेलोसिटी इधर है, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लगेगा। वहीं पर बी इधर जा रहा है तो बी पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो इधर की तरफ लगेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि व्हील अगर मूव करता है तो क्या होता है। आपने देखा होगा जब गाड़ी चल रही है उसका व्हील रोड के ऊपर मूव करते जा रहा है, तो उसमें वहां पे क्या होता है कि जैसे ये सरफेस है और ये व्हील है, ये यहाँ पर एक्सिस से कनेक्टेड है और एक्सिस में कमेंट कनेक्टेड होने के कारण ये आगे जा रहा है। यहाँ स्लाइडिंग नहीं हो रही है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कोई। अभी तक हमने देखा फ्रिक्शन कब पिक्चर में आ रहा था, जब दो सरफेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लाइड कर रही थी। अभी यहाँ पर स्लाइडिंग नहीं हो रही है, ये ऐसे ऐसे आगे से आगे मूव करता जा रहा है बिना स्लाइड किए, और ऐसे में जो पॉइंट इसके कांटेक्ट में है सरफेस में, वो स्लाइड नहीं कर रहा है, वो इसके रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है। तो क्या होगा कि आइडियली यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये एक थ्योरी है कि इस तरीके से ये बॉडी डिफॉर्म होती है। जब टायर है जो मूव करता है तो इसमें इस तरीके से डिफॉर्मेशन आते हैं और उसके कारण यहाँ पर फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन लगता है इसीलिए बॉडी रोल कर पाती है। कभी आपने देखा होगा कि कोई गाड़ी बहुत कीचड़ में फंसी हुई है, आप उसमें एक्सीलेटर दबा रहे हो, गाड़ी घूमती जा रही है, टायर जो है गाड़ी का वो घूमता ही जा रहा है अपने ही प्लेस पे, वो बस मिट्टी निकाल निकाल के और पीछे फेंक रहा है, जहाँ पे टायर की पोजीशन है वहां पे और गड्ढा बनता जा रहा है, बट गाड़ी आगे नहीं जा पा रही है। वो क्यों नहीं जा पा रही है, क्योंकि वहां पर उसको फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है। बॉडी को आगे, टायर को आगे मूव करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। बर्फ में कहीं आपने देखे होंगे वीडियोज या कहीं फील किया होगा, देखा होगा, तो बर्फ में जब आप ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी स्किड कर जाती है। फ्रिक्शन चाहिए गाड़ी को, टायर को, व्हील को रोल करने के लिए, बट वहां पर फ्रिक्शन आता है वो इस तरीके से डिफॉर्मेशन के कारण आता है। और अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो टायर है वो आगे रोल करने के बजाय स्किड कर जाएगा, या फिर जैसे एक ही जगह पे घूमता रहेगा, वहां पे स्लिप करता रहेगा। तो ये यहाँ पर थ्योरी खत्म होती है। सिंपल सा टॉपिक है कि इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं फटाफट। पिछला जो चैप्टर था मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रोइड वाला, उसी के कंटिन्यूटी में सेम फाइल में मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं। 47 to 64 क्वेश्चंस यहाँ पर जो होंगे वो फ्रिक्शन वाले टॉपिक के हैं। 47 क्वेश्चन में काइनेटिक फ्रिक्शन में भी डिफाइंड एज, क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जब मोशन हो रहा हो तब जो फ्रिक्शन लग रहा होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 में दिए है कि फ्रिक्शन एक बॉडी पर एक्ट कर रहा है विच इज जस्ट ऑन द पॉइंट और वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, जस्ट मोशन स्टार्ट होने वाला है, उस टाइम फ्रिक्शन कौन सा लगता है। हमने देखा था इस तरीके से फ्रिक्शन का डायग्राम बनता है, फ्रिक्शन फोर्स का जो फोर्स लग रहे हैं उसके रेस्पेक्टिवली। तो ये पीक जो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होता है दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होके ये भी कर सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, बट स्टैटिक फ्रिक्शन तो इस पीक से पहले वाला ये वाला है और इसके बाद वाला है काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये जो टॉप है पीक है यहाँ का फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या सिग्निफिकेंस है इसका। इक्वल टू द डायनेमिक फ्रिक्शन, लेस देन द डायनेमिक फ्रिक्शन, ग्रेटर देन द डायनेमिक फ्रिक्शन। तो आपको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है। एग्जामिनर यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि जब बॉडी मोशन में है उस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक में मैक्सिमम वाले फ्रिक्शन से कम होगा कि ज्यादा होगा, उससे तो कम होगा, क्योंकि ये ग्राफ जो बनता था वो
ऐसे बन रहा था, बट यहाँ पर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा है, बट इसने बोला इसको स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो ग्रेटर देन द डायनेमिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक तो ये सरफेस है, इसके ऊपर इस तरीके से आपने रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट, और दूसरा इस तरीके से रखा हुआ है। इसमें साइकोलॉजिकल होता है, देखने में आपको लगेगा कि सरफेस ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, क्योंकि एक जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वहां पर लग रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। मैथमेटिकली देखिए आप, F इज इक्वल टू होता है म्यू एन, तो म्यू पर डिपेंड करेगा। म्यू डिपेंड करता है सरफेस की नेचर पे, सरफेस कितनी स्मूथ है कितनी रफ है। एन होता है नॉर्मल, जो सरफेस में नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो इनका दोनों का अगर वेट सेम है तो नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा वो भी सेम होगा। हाँ, जिस एरिया पे नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा वो डिफरेंट हो सकता है, बट नॉर्मल की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। एन की वैल्यू सेम रहेगी तो एफ भी सेम रहेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है म्यू और एन पे डिपेंड करता है सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स, और म्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे। तो यहाँ पर ए आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो अभी हमने देखा कि ये जैसे नॉर्मल है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू इंटू एन, इनके बीच में ये जो रिजल्टेंट बनेगा आर, ये नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाता है दैट इज फाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और टेन फाई की वैल्यू इक्वल होती है म्यू के। ये भी हमने इक्वेशन जो है ये डिराइव करी थी। तो एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में दिए है कि स्टैटिक फ्रिक्शन टू डायनेमिक फ्रिक्शन का रेशियो क्या होगा। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा होगा, बट उसका मीनिंग है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से वेरी करता है, इस तरीके से। तो ये पूरा स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब कौन से इसको आप कंपेयर करोगे, डायनेमिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, बट स्टैटिक का तो चेंज होता रहता है। जैसे आप पूल वाला फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा। तो ऐसे में जो स्टैटिक फ्रिक्शन की ऐसे कुछ कंपैरिजन वाले रेशियो वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में पूछा होता है एग्जैक्टली। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन टू डायनेमिक फ्रिक्शन का रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डायनेमिक फ्रिक्शन से ज्यादा है, सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स टू नॉर्मल रिएक्शन है, इनका रेशियो क्या है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स आपका होगा म्यू एन डिवाइडेड बाई नॉर्मल एन, तो ये इक्वल आ जाएगा म्यू के। म्यू होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है कि एक ब्लॉक है जिसका वेट है 20 किलो न्यूटन, और जब 5 किलो न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया तो ये अबाउट टू स्लाइड है, मोशन स्टार्ट होने वाला है जस्ट। तो इस केस में म्यू की वैल्यू क्या होगी, मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, इट मींस इक्विलिब्रियम है 20 किलो न्यूटन, तो ये डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है तो फ्रिक्शन मतलब 20 किलो न्यूटन ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड लगा रहा है, नीचे की सरफेस ऑब्जेक्ट पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाती है, तो नॉर्मली यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू इंटू 20, जस्ट अबाउट टू मोशन स्टार्ट होने वाला है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल है 5 न्यूटन के, 5 किलो न्यूटन के, क्योंकि 5 किलो न्यूटन में ये जस्ट स्टार्ट होने वाला है मोशन। तो म्यू इंटू 20 इज इक्वल टू 5, तो म्यू आ जाएगा 1/4.25। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है कि एक बॉडी है जो कि रेस्ट कर रही है इंक्लाइंड सरफेस पे, वो जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना होगा। तो एंगल ऑफ रिपोज वो मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक बॉडी है वो स्टैटिक रहेगी, अपनी पोजीशन पे बनी रहेगी, स्लाइड नहीं करेगी। थोड़ा सा भी आप एंगल ऑफ रिपोज से एंगल को बढ़ाओगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को, तो बॉडी स्लाइड कर जाएगी। तो ये जैसे एंगल ऑफ रिपोज है तो स्लोप इससे कम है, जैसे ये वाली सरफेस है स्टेबल रहेगा, ये वाली सरफेस है ए बी डैश स्टेबल रहेगा, बट इससे ज्यादा अगर कोई स्लोप है, जैसे कि ये एंगल ऑफ रिपोज था 5 और आपने ये सरफेस ले ली है A1 C डैश, तो यहाँ पर अब स्टेबल नहीं रहेगा, ये मूव कर जाएगी, स्लाइड कर जाएगी, तो ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में दिए है कि एक बॉडी जिसका वेट 200 न्यूटन है, प्लेस्ड है एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.3 है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड क्या होगा, जस्ट स्लाइड द बॉडी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है सबसे पहले, तो
ये बना लेना आपने। 200 न्यूटन इसका वेट है। म्यू आपको दे दिया है, कितना फोर्स आपको चाहिए, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, म्यू इंटू एन 0.3 इंटू 200, 60 का मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है। इससे ज्यादा आपने फोर्स बढ़ाया तो बॉडी मूव कर जाएगी। तो यहाँ पर सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है कि एक बॉडी जिसका वेट डब्ल्यू है, रेस्ट कर रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, कितना फोर्स पी लगाना होगा उसको जस्ट मूव करवाने के लिए, कितना फोर्स लगाना होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट करेगा इस पे, वो होगा म्यू इंटू एन। एन है नॉर्मल फोर्स जो कि इसका वेट है, तो म्यू इंटू डब्ल्यू, बट यहाँ पे ऑप्शंस दिए फाई की फॉर्म में। फाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, यहाँ पर लिखना चाहिए था, इसने दिया नहीं है, तो म्यू इंटू टेन फाई होगा, सॉरी म्यू की जगह हम टेन फाई रखेंगे, तो डब्ल्यू इंटू टेन फाई मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो यहाँ पे सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है कि 6 kg का एक फोर्स है, जस्ट सफिशिएंट टू मूव ए बॉडी एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द बॉडी विथ द सरफेस इज 45 डिग्री। तो वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, यहाँ पे क्या फोर्स है, 6 kg का फोर्स लगाने पे मतलब बॉडी है वो मूव हो जाती है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो 45 डिग्री है। एंगल ऑफ 45 डिग्री है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन 45 डिग्री है, यानी म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1045 1 म्यू है, ये बॉडी रखी गई है, 6 kg का लगाने पे जस्ट अबाउट टू मूव है, तो मान लिया कि आपने इसका वेट है वो डब्ल्यू है, वेट जितना ही नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा होगा इस पे, तो म्यू इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये फ्रिक्शन फोर्स है जो रिक्वायर्ड होगा इसको मूव करवाने के लिए, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 6 kg। तो 6 kg, म्यू की वैल्यू कितनी होगी 1045 1, तो डब्ल्यू आपका आ जाएगा 6 kg। हालांकि ये थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली कहीं भी म्यू की वैल्यू 1 नहीं हो सकती कहीं पर भी। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है कि एक हैवी लेडर है, रेस्ट कर रहा है एक फ्लोर पे अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, जैसे कि ये वॉल है, ये फ्लोर है, और यहाँ पर आपने ये लेडर, ये स्टेयर्स, ये रखी हुई है लेडर। अब ये कब इक्विलिब्रियम में होगी कब नहीं होगी, दो कंडीशन हो सकती है। अब जब ये स्लाइड करने लगेगी ना ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण, तो ये ऐसे जाएगी, तो इस सरफेस पर भी मूवमेंट हो रही है इसका एक एंड की, और इस पे भी एक एंड की मूवमेंट हो रही है। तो जब तक दोनों की एक सरफेस सफिशिएंट रफ हो, ये इसका जो मोशन है ये रुक सकता है। म्यू की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हुई, जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको स्लाइड करा रहा है उससे ज्यादा अगर फ्रिक्शन फोर्स मिल गया, चाहे इस सरफेस पे मिलो या इस पे मिलो, इसका मूवमेंट रुक जाएगा, या दोनों पे मिलो। तो अब क्वेश्चन में पूछा नॉट टू बी इन इक्विलिब्रियम, अगर दोनों ही स्मूथ सरफेस हो गए, यहाँ पर भी फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, फिर तो लेडर नहीं रुकेगा, वहां पर स्लाइड कर ही जाएगा, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है कि कौन सा लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, तो फोर्स इज डिपेंडेड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, ये हमने भी पीछे देखा, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ये लॉ ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। बाकी लॉ है, पहला कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो का मैग्नीट्यूड म्यू एन होता है, तो इसका एक रेशियो है, मतलब कांस्टेंट रेशियो है इसका नॉर्मल रिएक्शन के साथ में, क्योंकि इसका नॉर्मल रिएक्शन के साथ में रेशियो आएगा म्यू, जो कि कांस्टेंट है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस, ऑब्वियसली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू विच द बॉडी टेंड्स टू मूव, ये भी है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, टेन फाई इज इक्वल टू म्यू, ये हम निकाल चुके हैं पीछे। एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है, वो स्लोप है जिस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट हैं वो मूव नहीं करेंगे, स्लाइड नहीं करेंगे, बिना कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया हमने इस पे, तो ये इसमें स्लाइड करके नीचे नहीं खिसकेगा। और ये कंडीशन कब बनती है, जब एंगल ऑफ रिपोज है, ये जो एंगल है ये 10 फाई के इक्वल हो और 10 फाई म्यू के इक्वल होता है, तो एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, यानी फाई और एंगल ऑफ रिपोज सेम हो गए, तो 10 फाई विल बी इक्वल टू म्यू, हमें पता है, तो डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है कि एक लेडर रेस्ट कर रही है, रफ ग्राउंड है, लीनिंग अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन, जो रफ सरफेस पे उस पर करेगा ऑब्वियसली, पहले ऐसी थी इसकी पोजीशन, अब मूव करके ऐसे हो गई,
तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि वॉल स्मूथ वर्टिकल वॉल है, ये वॉल है, ये तो स्मूथ है, तो यहाँ पर तो कोई फ्रिक्शन फोर्स लग नहीं रहा, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लग रहा है, दोनों जगह साथ में मूवमेंट हो रही है, बट जहाँ रफ है वहां पे ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। 0 एट इट्स अपर एंड, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 63 काफी अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें दिए है कि एक बॉडी है जिसका वेट W है, इसको हमें अप मतलब अपवर्ड है रफ इंक्लाइंड प्लेन पर मूव करवाना है, मतलब ये W इसका वेट है, तो ये स्लाइड करेगी अगर इसका फ्रिक्शन कम हुआ तो, बट हम इसका अपोजिट ही मूवमेंट चाहते हैं, हम इसको धक्का देके ऊपर पुश करना चाहते हैं। ये यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये अल्फा है, एफर्ट अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन इज गिवन, मतलब कितना फोर्स हमें P लगाना पड़ेगा कि ये बॉडी है ये ऊपर की तरफ खिसक जाए। अब यहाँ पर 3 फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, एक तो W ऐसे लग रहा है तो ये W कोस अल्फा हो गया, ये इस डायरेक्शन में आ गया आपका W साइन अल्फा। आपको ऊपर की तरफ ले जाना है तो ऑब्वियसली आप P लगाओगे, ऊपर की तरफ लगाओगे। तो प्लेन के अलोंग एक तो ये फोर्स हो गया, एक ये फोर्स हो गया, थर्ड फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर हम P नहीं लगा रहे होते तो ये नीचे की तरफ स्लाइड करना चाहता W साइन अल्फा के कारण, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होता। अभी हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और इसको ऊपर खिसकाना चाह रहे हैं, ऊपर खिसकाना चाह रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स का एक ही रूल है, ये जो मोशन हो रहा है उसको रेजिस्ट करता है। तो अगर हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, मतलब जो मोशन होने वाला है जिसके लिए हम फोर्स लगा रहे हैं उसको रेजिस्ट करता है, तो P अगर ऊपर की तरफ फोर्स हम लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, ये अच्छी ट्रिक है इसमें एक। तो अब ये हो जाएगा म्यू नॉर्मल है W कोस पाई, म्यू W कोस अल्फा, फाई की जगह अल्फा है यहाँ पर, ये एंगल अल्फा है। तो अब आप तीनों फोर्सेस को कर दीजिए कैसे एक्ट कर रहे हैं। इस प्लेन के अलोंग ये तो लग रहा है P, और इधर आपका एक तो लग रहा है W साइन अल्फा, दूसरा लग रहा है म्यू W कोस अल्फा, ठीक है, म्यू W कोस अल्फा प्लस W साइन अल्फा इज इक्वल टू P। ये इक्वल होंगे तो कंडीशन इक्विलिब्रियम की बनेगी, इससे थोड़ा सा भी हल्का सा भी ज्यादा P होगा तो ये ऊपर स्लाइड कर जाएगी, तो ये कंडीशन यहाँ से आपके पास आ गई। अब म्यू को आप क्या लिख सकते हो, म्यू को म्यू भी लिख सकते हो और tan phi भी लिख सकते हो, बट अभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आई थिंक आपको tan phi लिखने की, आपके ऑप्शंस कर जाएंगे यहीं पे मैच। म्यू ये W बाहर आ गया, म्यू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, म्यू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये सी वाला ऑप्शन मैच कर गया है। क्वेश्चन नंबर 64 में दिए है कि एक बॉडी लाई कर रही है एक प्लेन पे जो कि इंक्लिनेशन पे है, इस तरीके से इंक्लिनेशन पे है, और दिया है कि इसका इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ में, दैट इज विद लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज वो मैक्सिमम एंगल है जिस पर बॉडी बिना स्लाइड के टिक सकती है, उससे ज्यादा एंगल होगा तो स्लाइड कर जाएगी, कम होगा तो टिकी रहेगी। तो यहाँ पर क्या इसने कंडीशन दी है, ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अपवर्ड्स। तो यहाँ पे अगर आपको अपवर्ड्स मूव करवाना है तो ऑब्वियसली आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स में भी फोर्स लगाना पड़ेगा। डाउनवर्ड्स में फोर्स कब नहीं लगाना पड़ेगा, जब एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा एंगल हो तो अपने आप स्लाइड कर जाएगी। बॉडी विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज से कम है, तो इधर जो फोर्स लग रहा है वो है W साइन अल्फा, इधर लग रहा है ये म्यू, ये क्या है एग्जैक्टली, ये म्यू W कोस अल्फा तक मैक्सिमम हो सकता है, इतने तक ये रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन अभी ये W साइन फाई है, इससे कम है तो इतना ही रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल W साइन फाई वाली वैल्यू आ रही है 5 किलो न्यूटन, मैक्सिमम ये 6 किलो न्यूटन तक जा सकता है, बट अभी क्या होगा कि ये 5 किलो न्यूटन लग रहा है तो ये फ्रिक्शन भी 5 किलो न्यूटन ही रहेगा। याद है ना, ये वाला ग्राफ देखा था हमने, बढ़ता है ये फोर्स के साथ साथ, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा एंगल ऑफ रिपोज तक, उसके बाद में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है। तो ये यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट में हम वर्क पावर एनर्जी या मोमेंटम वाले जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे।